ठीक है जी, हम यहाँ थे। कल हमने एप्लीकेशंस ऑफ बायोलॉजी ऑन वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड्स आपके सामने रखा था, और इसमें हम रहे थे आपके साथ एग्रीकल्चर में। और एग्रीकल्चर में हमने हाइड्रोपोनिक्स की डिटेल की बात की थी। हाइड्रोपोनिक्स में आपको थोड़ा सा याद दिला दें कि जी ये हमारा मे बी पॉसिबल, ये शॉर्ट क्वेश्चन जो बॉटनी में आ सकता है, ठीक है ना। एज यूजुअल ऐसा नहीं होता, लेकिन कभी कभी ये, क्योंकि ये प्लांट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो प्लांट में भी दिया जा सकता है, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, क्योंकि इस वक्त ऑलमोस्ट मेरे पार्टिसिपेंट्स यानी मेरे स्टूडेंट्स काफ़ी मौजूद हैं, और सब के सब काफ़ी अटेंशन होंगे, क्लास स्टार्ट है बिल्कुल। तो आज मैं इंशाल्लाह आपको चैप्टर 1 का होमवर्क अपलोड कर दूंगा, आज किसी वक्त भी, मतलब क्लास के बाद। तो आप ये होमवर्क, मेरे क्वेश्चन होंगे सब शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, 2 मार्क्स के होंगे तकरीबन। और इनमें आपकी जो लिमिट होगी आंसर की, वो 6 to 8 लाइंस लिमिट होती है। आप ज़्यादा भी लिख सकते हैं, 10 लाइन पर भी आंसर दे सकते हैं। बट जब हम आपको अटेम्प्ट क्वेश्चन करने की बात करते हैं, तो याद रखिएगा कि हमारे बायोलॉजी में, मैं सिर्फ बायोलॉजी की बात कर रहा हूँ, बायोलॉजी में हमें जब 2 मार्क्स का क्वेश्चन देना है, तो उसकी कई थोड़ी सी थिंकिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 2013 में एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, नेम एनी 4 ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ठीक है जी, बहुत मजे का क्वेश्चन है, 2 नंबर मिलने हैं आपको, और 2 मार्क में आपने करना क्या है, सिर्फ 4 बायोलॉजी की ब्रांचेस के नाम लिखने। तो जिस वक्त हमने ये असेसमेंट की थी कॉपीज की 2013 में, तो डेफिनेटली उस वक्त क्या हुआ था, उस वक्त हमारे मोस्ट सीनियर्स जो टीचर्स थे, उन्होंने हेड एग्जामिनर से यही कहा कि भाई अगर स्टूडेंट ने 4 ब्रांचेस के नाम लिख दिए हैं सिर्फ, तो उसको 2 नंबर मिलने चाहिए, क्योंकि आपने सवाल ही ऐसा पूछा है। और अगर उसने डेफिनेशन लिख दिए 4 की, तो भी उसको 2 मार्क्स पूरे मिलने चाहिए। तो बताने का ये, आपको एग्जाम्पल देने का ये मकसद था मेरा, कि क्वेश्चन को देखते हुए आंसर आपको देना है, लेकिन कभी कभी आप जब पजल होने लगे, तो आप बिटवीन 2 साइड्स आकर काम कर लें। यानी कि आप अब पजल हो जाएं इस क्वेश्चन में, कभी मैं सिर्फ 4 ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी लिखनी है, तो मुझे 2 मार्क्स मिलेंगे या नहीं, तो आप उसकी डेफिनेशंस भी डाल दें। इजी काम, छोटा सा डेफिनेशन, छोटी ब्रांचेस लिख दें, जो सिंपल सिंपल सी ब्रांचेस हैं, क्योंकि एनी ब्रांचेस उन्होंने कहा। तो आप एनी ब्रांचेस का मतलब है कि आपको कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो आप जो छोटी डेफिनेशंस हैं उनकी आप ब्रांचेस लिख दें, ठीक है। इसी तरह से हमने आपको आज जो आपको होमवर्क आपके पास आ जाएगा, अपलोड हो जाएगा, तो आप वहाँ से उसे अपने पास डाउनलोड कीजिएगा, और फिर उस ऑलमोस्ट 7 क्वेश्चंस होंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस का आंसर्स आप दीजिएगा, रजिस्टर्ड में अपने उनके आंसर्स लिखिएगा, ठीक है। और उसमें से क्वेश्चन आपने किया है किसी बच्चे ने, उसका आंसर मैं भी आपको लास्ट में दूंगा, ठीक है। असेसमेंट के हवाले से आपकी जो असाइनमेंट है, उसका दोबारा अगेन बता दूं कि असाइनमेंट जो है आप करेंगे वो अपने रजिस्टर में कीजिएगा, और उसको चेक और रीचेक जो हमने करना है, वो डेफिनेटली जब हम फिजिकल आपके साथ होंगे, तो इंशाल्लाह फिर उस पर काम करेंगे। लेकिन होमवर्क आपने कंप्लीट करके रखना है, और मे बी पॉसिबल कि हम किसी डे में कोई स्पेसिफिक डे रखें, और उसमें कुछ स्पेसिफिक बच्चों को ऑल्टरनेट बुलाकर तो उनके होमवर्क्स को चेक करें,
ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप होमवर्क को डिले करें। आपको होमवर्क मिला है तो विद इन 1 डे या सेकेंड डे आप उसको डन कर लें। क्लियर जी सबके लिए? दोबारा हम लास्ट में फिर आपको अनाउंस कर लेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। कल से आगे आज, और आज के आगे फिर आती है कल, ठीक है ना? लेकिन आज की बात करें, आज आपके पास जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्लोनिंग। अच्छा, इस क्लोनिंग को अगर आपको हार्ड क्वेश्चन मिला है, क्वेश्चन और आया आपकी तरफ से, आंसर मैं आपको लास्ट में दूंगा सब, ठीक है जी? क्वेश्चन आप राइट करते रहिए जो आपके जहन में आ रहे हैं, असाइनमेंट के हवाले से या कोई और, तो मैं उसको आंसर आपको इंशाल्लाह लास्ट में कर दूंगा तमाम क्वेश्चंस के। तो हम अगर बात कर रहे हैं कि मैंने आपसे कहा था कि एक बार अगर आप 10 ईयर्स आपके पास होंगे और अगर किसी के पास 20 ईयर्स के क्वेश्चन ईयर्स हैं, तो आप उसमें ज़रूर देखेंगे कि एक बार ये लॉन्ग क्वेश्चन दिया गया। अच्छा, पहले ये फ्रिक्वेंटली आता था एज अ लॉन्ग क्वेश्चन, यानी एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी ऑन वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, ये लॉन्ग क्वेश्चन में डिस्क्रिप्शन पूछी जाती थी। तो उसमें आप ये 2 हेडिंग्स हमने डिस्कस की थी, मेडिसिन या, और उसके बाद हमने कल डिस्कस किया था एग्रीकल्चर, ये 2 हेडिंग्स हमने की थी। थर्ड हेडिंग आपके सामने क्लोनिंग की है, ठीक है जी? ठीक है, तो क्लोनिंग भी हमारा अगर लॉन्ग क्वेश्चन आया तो हमें ये पूछना। अच्छा, अब क्लोनिंग पर शॉर्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा 5 ईयर में, आप देखेंगे तो आपको नोट या आपके पास डिस्कशन के तौर पर क्लोनिंग पर कोई रीजन बनाकर आपसे दे दिया जाएगा, ठीक है ना? तो वो आपका शॉर्ट क्वेश्चन होगा। तो जब आप एक लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं तो एक्चुअल उसमें 3 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि लॉन्ग बायो की बात कर रहा हूँ मैं। तो उसमें हमारे पास चूंकि जैसे 3 हेडिंग्स हैं तो हर हेडिंग 2 मार्क्स की हो जाएगी, तो 6 मार्क्स का आपका क्वेश्चन बन रहा होगा, ठीक है? अच्छा जी, क्लोनिंग में चलते हैं। सबसे पहले आपको डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ग्रुप ऑफ सेल्स और एंटायर मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म that is identical to ancestor is called cloning। ठीक है जी? आप अगर किसी प्रोसेस के थ्रू अपने जेनेटिक मटेरियल की डुप्लीकेट बना लेते हैं, या अपने सेल या एंटायर ऑर्गेनिज्म, ठीक है? जेनेटिक मटेरियल में आपके पास जीन है, सपोज आपका डीएनए है, आपने सिर्फ उसकी कॉपी बना ली, और अगर आपने पूरे सेल की कॉपी बना ली, या आपने पूरा एनिमल बना लिया, प्लांट पूरा बना लिया, तो वो आपका क्या कहलाएगा? प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोनिंग। और वो मटेरियल सॉरी, वो मटेरियल या सेल और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो आपने लिया है, बनाया है, वो आपका कहलाएगा क्लोन, ठीक है ना? क्लोन प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोनिंग, and material or group of cells which produced by the cloning is called clone। ठीक है जी? artificial duplication of genetic material is called cloning। it is a type of asexual reproduction। तो ये अदर डेफिनेशन है, सिंपल छोटी सी, कि जी आप आर्टिफिशियली लैब में कर रहे हैं डेफिनेशन, डुप्लीकेशन, ठीक है? और उस डुप्लीकेशन के थ्रू आपने एक नया जेनेटिक मटेरियल प्रोड्यूस किया जो सेम एज होगा अपने पेरेंट्स के। इसकी सिंपल सी एग्जांपल आपको यूं दी जा सकती है, जैसे फोटोकॉपियर है। तो फोटोकॉपियर आपको क्या करता है? आपकी एग्जैक्ट कॉपी बना देता है डॉक्यूमेंट्स की। ऐसे ही हमारी क्लोनिंग होती है और एग्जैक्ट कॉपी बन जाती है। ये पूरा मेथड है, इस मेथड को हम डिस्क्राइब नहीं करेंगे यहाँ, और सेकेंड ईयर में हमने इसको डिस्क्राइब करना है।
फिलहाल फर्स्ट ईयर में ऐसा कुछ नहीं है। फर्स्ट ईयर में हमने इसकी डेफिनेशन की और इसकी टाइप्स की। तो टाइप में आप देखते हैं नेचुरल क्लोनिंग। नेचुरल क्लोनिंग क्या होती है जी? नेचुरल क्लोनिंग आपके पास होती है कि नेचुरल क्लोनिंग इज द डिवीजन ऑफ सिंगल एग और अर्ली एम्ब्रियो इनटू वन और मोर सेपरेट एम्ब्रियोज। ठीक है जी। नेचुरली जो हम एक सिंगल सेल एग हो या हमारा ओवम हो, अगर उसको सेपरेट हो रहा है, सेपरेट किया जा रहा है और फिर सेपरेट करके वो एम्ब्रियो फॉर्म करें, या फिर एम्ब्रियो जो इनिशियल स्टेज पर है हमारी डेवलपमेंट का पॉइंट, उसे सेपरेट कर दिया जाए, तो एक नेचुरली तौर पर ऐसा पॉसिबल होता है। कैसे होता है जी? सम कॉमन एग्जांपल्स आर आइडेंटिकल ट्विंस और ट्रिपलेट्स इन ह्यूमंस। अब ये आइडेंटिकल ट्विंस क्या होता है? किसी स्टूडेंट का जो है वो माइक में भी ऑन है, तो काइंडली अपने माइक्स को जो है वो आप म्यूट कीजिए, तमाम स्टूडेंट्स। ठीक है, चेक कर लो, क्योंकि कुछ आवाज़ें आ रही हैं तो वो डिस्टर्बेंस हो जाती है। सम कॉमन एग्जांपल्स आर आइडेंटिकल ट्विंस और ट्रिपलेट्स इन ह्यूमन। आपके हमारे ह्यूमन में ट्विंस पैदा होते हैं। वो ट्विंस आइडेंटिकल भी हो सकते हैं। आइडेंटिकल ट्विंस होने का मतलब ये होता है कि अगर अगर आपको याद हो, हम 9th में पढ़ चुके हैं कि जी रिप्रोडक्शन में एक स्पर्म होता है और एक ओवा होता है। पोलन ग्रेन होता है प्लांट्स में, और पोलन ग्रेन ओवा के साथ आकर ओवरी में फ्लावर की और उसके साथ अपने न्यूक्लियस को अटैच करता है, डिफ्यूज कर देता है, और टू सेल्स आर डिफ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल सेल कॉल्ड जाइगोट। तो ये दोनों सेल जब आपस में डिफ्यूज होते हैं और एक न्यूक्लियाई फॉर्म कर लेते हैं और एक सेल बन जाते हैं, तो इसे हम जाइगोट का नाम देते हैं। अब इत्तेफाक से ऐसा हो कि ये जाइगोट जो बना है, ये जाइगोट ने डिवाइड होकर दो सेल बनाने होते हैं, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, और फिर उसके बाद 64, फिर प्लस आप अनकाउंटेबल शुरू हो जाता डिवीजन। तो उस वक्त हमारे पास जब टू सेल्स बन रहे हैं जाइगोट के, तो वो टू के टू सेल्स सेपरेट हो गए। कोई भी रीजन हो सकता है, कोई भी वजह हो सकती है, इससे हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि वो क्यों हुआ। ठीक है जी, क्योंकि वो बिल्कुल अर्ली स्टेज होती है, विद इन 24 आवर। तो आइडियली हम उसको, उसकी कॉज को नहीं बता सकते। लेकिन बहरहाल वो जाइगोट जब टू डिफरेंट सेल्स में सेपरेट हो जाता है, तो वो एक्चुअली दो डिफरेंट जाइगोट बन जाते हैं। ठीक है ना? तो दो डिफरेंट जाइगोट बन जाते हैं। अब वो दोनों डिफरेंट जाइगोट जो हैं दोबारा से अपने आप को मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं 2, 4, 8 से, और फिर टू डिफरेंट एम्ब्रियो बनते हैं। लेकिन ये एम्ब्रियोज आगे जाकर आइडेंटिकल ट्विंस का नाम देते हैं। आइडेंटिकल ट्विंस हम इसलिए कहते हैं कि आइडेंटिकल ट्विंस जो है वो चूंकि एक ही जाइगोट सेपरेट होकर दो एनिमल फॉर्म कर रहा है, इसलिए क्या होगा, उसकी तमाम प्रॉपर्टीज लाइक डीएनए, लाइक फिंगरप्रिंट्स, लाइक हाइट, लाइक स्ट्रक्चर, शेप, वो एक जैसी होगी। आप आइडेंटिकल का मतलब ये है कि आप बिल्कुल उसकी आइडेंटिटी दोनों की एक जैसी होगी। यानी अगर आप उन दोनों के फिंगरप्रिंट्स लेंगे तो दोनों फिंगरप्रिंट्स सेम होंगे। ठीक है? आपके जहन में सवाल फौरन आ गया होगा,
तो आप राइट डाउन कर दीजिए वहाँ कि जी ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि जो ट्विंस होते हैं उनके फिंगरप्रिंट्स अलग होते हैं। तो वो आपको मैं आंसर दे देता हूँ अभी। आप क्वेश्चन वाला लिख दीजिए जिसके भी जहन में सवाल आया। वो कहलाते हैं डाइजाइगोटिक ट्विंस। ठीक है, डाई मीन्स टू, जाइगोट मीन्स जाइगोट। तो वो क्या होंगे? वो दरअसल दो डिफरेंट जाइगोट से बने होंगे, और ये आइडेंटिकल ट्विंस जो है वो एक जाइगोट से बने हैं। इसलिए इनका जेनेटिक मटेरियल, इनकी फिंगरप्रिंट्स, इवन इनका स्ट्रक्चर एक जैसा होगा। लेकिन जो डाइजाइगोटिक ट्विंस होते हैं उनका स्ट्रक्चर आपको डिफरेंट इजीली रिकॉग्नाइज्ड होगा। आप बता सकते हैं फेस देखकर भी, और फिंगरप्रिंट से तो इजीली बता ही सकते हैं। ठीक है जी, आगे चले जी। सम कॉमन एग्जाम्पल में हमने आपको ह्यूमन की एग्जाम्पल यहाँ डिटेल में बताई, इसकी वजह थी। ठीक है, एक रीजन आपको यहाँ दिया जा सकता, तो वो हम आपको देंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल। अब प्लांट्स और एनिमल में जितनी भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो सब नेचुरल क्लोनिंग है भाई। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? सिंगल एनिमल प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, उसमें ना मेल है ना फीमेल है। तो उसमें क्या हुआ? उसमें हमारे पास इजीली अपना ही एक सेल डिवाइड किया, जैसे आपने बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन पढ़ी होगी 9th में, और अपना एक सेल डिवाइड करके उसने मल्टीप्लाई कर दिया। तो एक ही सेल से कई सेल बनना शुरू हुए। उन तमाम में जेनेटिक मटेरियल क्या है? उसी पेरेंट्स का है। ठीक है ना? तो इस तरह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में हो या एनिमल्स में, वो भी हमारी नेचुरल क्लोन होता है, और प्रोसेस नेचुरल क्लोनिंग कहलाती है। रीजनरेशन, आपके पास एग्जाम्पल है आपकी अपनी, यहाँ बहुत इजी एग्जाम्पल आपको मिलेगी। रेप्टाइल्स में लिजर्ड, लिजर्ड को आपने देखा होगा, कभी मारने की कोशिश की है तो लिजर्ड की दुम फौरन टूट जाती है, और दुम बहुत तेजी से तड़प रही होती है। टूटने के बाद अब क्या किया? उसकी नई दुम आ जाएगी। अगर वही छिपकली आप मार नहीं सके और वो भाग गई, दुम तो टूटी हुई नजर आ जाएगी आपको, लेकिन अगर वो आपके घर में ही घूम रही है, कहीं यहाँ कभी नजर आ रही है, तो आप देखेंगे वो अपनी दुम को रीजनरेट कर रही है। इसी तरह आपके पास भी ये प्रॉपर्टी है। कैसे? आपकी चोट लग जाती है, कोई कट लग जाता है, डैमेज हो जाता है आपकी स्किन, आपका फ्लैश, तो क्या होगा? वो रीजनरेट होता है, आपकी नई स्किन बनना शुरू होती है। आपका वो गोश्त, फ्लैश जो कट लग गया है, वो रीजनरेट होकर दोबारा से बिल्कुल ठीक हो जाता। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? रीजनरेशन। अब इसमें होगा क्या? इसमें होगा वही कि आप ही के सेल की कॉपी बनेगी, और वो आपके उस चोट को, उस डैमेज एरिया को कवर कर देंगे। तो क्या हुआ? री अगेन जनरेशन, जनरेट करना, दोबारा से जनरेट कर दिया गया। ठीक है जी। इसी तरह से डेवलपमेंट ऑफ ट्यूमर्स एंड कैंसर्स। कल हमने आपको आइडिया दिया था कि हमारा जो ट्यूमर है या कैंसर है, ये एक्चुअली हमारा अपना ही सेल होता, हमारा अपना वो सेल होता है जो हमारी बॉडी और हमारे ब्रेन की बात नहीं मानता और अपनी मर्जी करता। अब ना तो वो एनर्जी या मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी के प्रोसेस की तरह चला रहा है, ना ही डिवीजन हमारे ब्रेन के अकॉर्डिंग कर रहा है। तो इरेगुलर डिवीजन शुरू हो जाती है, और आपकी बॉडी की एनर्जी इंड्यूस होकर इन ट्यूमर्स में जमा होने लग जाती है, और इसको बहुत तेजी से यूज करते हैं। तेजी से यूज करते हैं, तेजी से डेवलप होते हैं, ग्रोथ तेज हो जाती है। ठीक है जी। तो ये अपनी कॉपी बनाना शुरू कर देते हैं। एक बार ट्यूमर का सेल बन गया तो वो अपनी कॉपी बनाना शुरू कर देगा।
अब मजे की बात यह है कि हमारे पास नॉर्मल हम आप हमारे पास जो है वो रोज डेली बेस पर थाउजेंड्स में नहीं मिलियंस में ट्यूमर के सेल बन रहे होते हैं, बट हमारी बॉडी क्या करती है, उनको खत्म कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है और बॉडी से एग्जिट हो जाते हैं वो। ठीक है, लेकिन अगर वो एक भी कहीं स्टे कर जाए और हमारी बॉडी उसको डैमेज करके बाहर ना निकाल पाए तो फिर वो ट्यूमर की फॉर्मेशन शुरू होती है और फिर ट्यूमर कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये भी हमारी नेचुरल क्लोनिंग है। ठीक है जी। आर्टिफिशियल क्लोनिंग में आपके पास आपकी बुक में भी मौजूद है इसकी एग्जाम्पल। आपके पेज नंबर है 11, पेज नंबर 11 में क्लोनिंग की हेडिंग है, उसके सेकंड पैराग्राफ में आपको डिटेल बताई। ठीक है। अच्छा, ये 96 97 जो है वो ऑलमोस्ट आपको मिलेगा, हमारी बुक में है जी 97। ठीक है, और हमारे पास है 96, तो इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है जी। एंड वॉलनट एंड कैथ कैम्बल RIE स्कॉटलैंड, आज भी बहुत फेमस है ये इंस्टीट्यूट, कैम्बल RIE के नाम से इंस्टीट्यूट, एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में। और इन्होंने 1996 और 97 में ये एक डॉली, इसको नाम दिया था डॉली, यानी एक्चुअली शीप थी लेकिन इसे नाम दिया था डॉली। ठीक है, ये हमारे पास डायग्राम आपके सामने, इसमें आप देख सकते हैं कि हम इस आर्टिफिशियल मेथड में क्या करें, कि हमने क्या किया, सेल फ्रॉम एनिमल टू बी क्लोन्ड, ठीक है, आर मेंटेन इन द लैब सो दे डू नॉट ग्रो और डिवाइड। हमने एक अपने डोनर से, जो भी पेरेंट है, जो भी डोनर है, जैसे शीप था हमारा, तो हमने इस डोनर से इसका एक सेल ले लिया और इस सेल को हमने लैब में ग्रोथ होने से रोक दिया। ठीक है। दूसरा, एक और शीप है हमारा, डोनर सप्लाइज अनफर्टाइल एग, यकीनन ये फीमेल है। अच्छा, ये मेल हो या फीमेल हो इससे कोई इशू नहीं है, क्यों नहीं है उसकी वजह आपको बताते हैं। ये फीमेल होना चाहिए, क्योंकि इससे हमने क्या लिया जी, इससे हमने एग लेना, एग फीमेल के पास ही होगा, ये हमने इसमें से एग निकाल लिया। एग क्या है, रिप्रोडक्टिव सेल है। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में न्यूक्लियस इज रिमूव, न्यूक्लियस का बाहर निकाल दिया। इसी तरह से हमने जो डोनर था, टिश्यू डोनर, उसके सेल का भी न्यूक्लियस इज रिमूव, उसका भी न्यूक्लियस रिमूव कर दिया। अब इस रिमूव्ड न्यूक्लियाई और इस रिमूव न्यूक्लियाई को आप देख सकते हैं अगले स्टेप में, न्यूक्लियस फ्यूज विथ एम्प्टी एग। ठीक है जी। हमने इससे जो डोनर का न्यूक्लियाई लिया था उसे हमने एग के साथ फ्यूज करवा दिया, और ये फ्यूजन करने का मतलब है कि एक्चुअली ये जाइगोट है, क्योंकि हमने जाइगोट फॉर्मेशन में पढ़ा है कि जी फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई, वन न्यूक्लियाई फ्रॉम एग एंड वन फ्रॉम स्पर्म। अब ये यहाँ पे एज अ स्पर्म काम कर रहा है, हमने सिर्फ इसका न्यूक्लियस दिया है जी। ठीक है, और इस न्यूक्लियस को हमने एग न्यूक्लियाई, एग सेल के साथ अटैच करवा दिया। अब ये सेल तो एग है मगर इसमें न्यूक्लियस रिमूव्ड है, और न्यूक्लियस किसका है, हमारे डोनर का, जहां से दिया। हमने इसकी ग्रोथ को रोका हुआ था, डिवाइड नहीं हो रहा था ये। अब हमने
लैब में इसकी ग्रोथ को डेवलप होने के लिए जो भी कंडीशंस थी वो अप्लाई कर दी इसके ऊपर। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, ये ग्रोथ शुरू कर दिया। एम्ब्रियो ग्रो फॉर 7 डेज, ये 7 डेज का एम्ब्रियो ग्रोथ हो गया। और देन एम्ब्रियो की अपनी जो लाइफ और साइकिल का टाइम पीरियड है, डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट होता है, शीप्स में जो है उसी हिसाब से इन्होंने क्या किया, एक छोटी शीप बनी। ये शीप, ये एम्ब्रियो से जो डेवलप हुई है, ये सेम एज अ मदर, ठीक है, उसके जैसी है, क्योंकि इसका करेक्टर भी वही है। ये हमारा कहलाएगा क्लोन। तो क्लोन एनिमल इज born with exact DNA as the tissue cell donor। ठीक है, ये याद रखिएगा कि जो टिश्यू सेल का डोनर है, इसकी कॉपी इसके जैसे होगी, ये और ये एक जैसा होगा, इसके जैसा नहीं होगा, क्योंकि टिश्यूज के सारे कैरेक्टर्स जो आए वो यहां से आए। ये एग ने तो हमारे एक प्रोडक्शन के लिए काम किया था, ठीक है। तो ये जो हमारा क्लोन बना है वो एग्जैक्ट कॉपी बनेगा हमारे टिश्यू डोनर की। अब आप इसको मदर कह लें, हम इसे यूजुअली लैब में मदर का नाम देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्लोनिंग की डिटेल आपको दी हमने, ठीक है जी। आगे नेक्स्ट में सी हम चलते हैं, जो हमने अभी डिटेल आपके सामने शेयर की, ये पूरा मैकेनिज्म है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है जी। किस तरह हमने अनफर्टिलाइज ओवा और एग आइसोलेट फ्रॉम फीमेल बॉडी, न्यूक्लियस ऑफ एग इज रिमूव्ड, न्यूक्लियस रिमूव किया, ट्रांसफर जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम न्यूक्लियस ऑफ डोनर एडल्ट, यानी सोमैटिक सेल्स जो हमने लिया डोनर से, उसका न्यूक्लियस रिमूव किया, रिकंस्ट्रक्शन की दोबारा अगेंस्ट, और इलेक्ट्रिक करंट दिया ताकि वो, मैंने कहा ना कंडीशंस प्रोवाइड की जाती हैं लैब में, तो वो कंडीशन प्रोवाइड की। और फिर हमने एम्ब्रियो को उसके सुइटेबल स्टेज पर, जहाँ तक वो फॉर्मेशन जिस स्टेज पर होनी है उस स्टेज तक उसको बर्थ तक बनाया, ठीक है। अच्छा, इसमें हमारे पास, हम अगर आर्टिफिशियल में ये करना चाहते हैं तो यूट्रस में फीमेल के हम इसे रख देते हैं एम्ब्रियो को, ताकि सेफ साइड रहे हमारी, ठीक है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपने यहाँ इसको इम्प्लांट कर दिया तो ये सेफ रहेगा, मे बी पॉसिबल फेल भी हो सकता है आपका एक्सपेरिमेंट। बट हम इसीलिए ज़्यादा यूट्रस या ज़्यादा एक्सपेरिमेंट एक साथ शुरू करते हैं ताकि उनमें से कुछ तो बच जाए। और आजकल हमारी क्लोनिंग जो है वो बहुत एडवांस हो गई है, क्योंकि ये जो हमारी डॉली बनी थी, ये डॉली नॉर्मली आफ्टर 3 मंथ्स इसकी डेथ हो गई। और फिर हमें पता चला कि जी हमारा ये एक्सपेरिमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा, और फिर इस पर बहुत काम होता रहा। आज क्लोन पे बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आ चुकी है, ठीक है। और जो अब एनिमल्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं वो हमारे काफ़ी लंबा टाइम गुजार रहे हैं ज़िंदगी का, ठीक है। अच्छा, जब आप अगर नोट करेंगे, नोट राइट, कोई भी आपको नोट बोला जाता है लिखने के लिए, तो नोट का मतलब होता है, जैसे क्वेश्चन में लिखा था राइट शॉर्ट शॉर्ट नोट ऑन डैश, तो ये शॉर्ट नोट का मतलब ये नहीं होता कि आप शॉर्ट कर दें सारी बातें। शॉर्ट नोट का मतलब होता है कि इसमें हर बात मौजूद होनी चाहिए। हाँ, अब उस तमाम बातों को आप थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। जी बिल्कुल, एक सवाल आया था, क्लोनिंग तो करना गलत है, बिल्कुल जी, डिसएडवांटेज है हमारे पास, तो उसी की बात कर रहे हैं। एडवांटेज ऑफ क्लोनिंग, क्लोनिंग का एडवांटेज क्या है जी, न्यू न्यू सेल्स ऑफ बॉडी ऑर्गन कैन बी प्रोड्यूस बाय दिस मेथड सच एज स्किन सेल, लिवर सेल, एग्जैक्टली
जो पहला हमारा एडवांटेज है, एक्चुअल क्लोन करने का मकसद यही था। हम क्या करना चाह रहे थे? हम ये करना चाह रहे थे जो लोग स्किन कैंसर में, या जिनकी स्किन जो है वो बर्न हो गई है किसी वजह से, या लीवर हमारा डैमेज हो गया हेपेटाइटिस से, या किसी और डिजीज से, या हमारा कोई और इंटरनल ऑर्गन लाइक किडनी है डैमेज हो गया, फंक्शनलेस हो गया, तो हम क्या करना चाहते थे? हम अपने ही सेल से अपना ही ऑर्गन प्रोड्यूस करना चाहते थे। ये मेन थीम है क्लोनिंग की, ठीक है। तो एक्चुअल जो मेन पॉइंट था वो यही था, लेकिन बाद में हम देखते हैं इसका और भी डिफेक्ट या डिसएडवांटेज क्या है। सेकेंडली एडवांटेज हम ये है कि डिफेक्टेड सेल्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय दिस। अब हमारे लाइक ट्यूमर सेल्स हैं, ठीक है ना, तो जो ट्यूमर प्रोड्यूस हो गया अगर, तो हम उन डिफेक्टेड सेल्स को रिप्लेस करना चाहते हैं अपने न्यू सेल से, न्यू हेल्दी सेल से। ये भी एक क्लोनिंग का एडवांटेज था, है अभी भी काम चल रहा। मैनी हार्मोन्स सच एज ग्रोथ हार्मोन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय क्लोनिंग। आपकी बुक में ही अगर आप अपना पैराग्राफ देखेंगे, क्लोनिंग का जो सेकंड पैराग्राफ है, उसमें आपको लास्ट लाइन में, सेकंड लास्ट लाइन में आपको लिखा हुआ मिलेगा जी, सच एज इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन, इंटरफिरॉन्स एंड एंटी थ्रोम्बिन हैव बीन अचीव्ड। ठीक है, ये कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो हमने अचीव किए क्लोनिंग के जरिए। इसका पूरा एक प्रोसेस है हमारे जेनेटिक्स में, लेकिन हार्डली वो फर्स्ट ईयर में नहीं है, सेकेंड ईयर में ही है। और जेनेटिक्स में हम डीएनए रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। सपोज आपके सामने इंसुलिन लिखा है, तो इंसुलिन आपको पता है कि जी ऐसा केमिकल है जो हमारी ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। लेकिन जिन लोगों में ये बनना बंद हो जाए तो वो बेचारे शुगर के पेशेंट्स या डायबिटिक पेशेंट्स कहलाते हैं, तो उन्हें इंसुलिन दिया जाता है ना। अब हम क्या करते हैं? हमने जब पहले इंसुलिन बनाया तो वो हमने कैटल से उनकी पेंक्रियाज से लेकर एग्जैक्ट एक्सक्रीट करवाया, और फिर उसको केमिकली प्रोसेस करवा के तकरीबन मोर देन 20 पेंक्रियाज हम लेते थे, और उसके बाद फिर एक डोज इंसुलिन की बनती थी। ठीक है ना। एक क्वेश्चन और आया, आंसर वही आपको लास्ट में मिलेंगे। इंटरफेरॉन क्या है और एंटी थ्रोम्बिन क्या है, ठीक है, बता देता आपको। तो ये हमारा इंसुलिन बनाने का जो तरीका था स्टार्ट में, वो बड़ा महंगा, बहुत कॉस्टली और इतना ज़्यादा रिलायबल नहीं था। अब हम क्या करते हैं? अब हम अपने जेनेटिक रिकम्बिनेशन के थ्रू अपने ग्रोथ हार्मोन्स या इंसुलिन या इंटरफेरॉन और एंटी थ्रोम्बिन, इनको जो है हम अपने साथ इजीली बना लेते हैं। और जो इंसुलिन आज हम बना रहे हैं वो सस्ती भी है, और उसका रिजल्ट भी बहुत एक्यूरेसी पे है। ठीक है जी, ठीक है। तो ये भी इसका एडवांटेज है क्लोनिंग का, कि हमें अपने हार्मोन्स हम बना सके, हम अपने लिए जो इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स हैं उनको फॉर्म कर सके। अगर किसी में वो एबिलिटी नहीं रही, जैसे इंसुलिन नेचुरली इनहिबिट हो गया है किसी में, तो डायबिटिक पेशेंट हो गया, ठीक है ना, तो अब हम इंसुलिन उसको दे रहे हैं जो वो ह्यूमिलिन कहलाती। तो ह्यूमिलिन इसीलिए कहलाती कि वो ह्यूमन ही से बनी हुई है और क्लोन करके बनाई गई। एडवांटेज नंबर 4 है जी, दिस टेक्निक कैन बी यूज इन प्लांट्स टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स। हम इसमें प्लांट्स में जब इसे यूज करते हैं तो हम अपने प्लांट्स की क्वालिटी को और क्वांटिटी दोनों को बढ़ा देते हैं। क्वालिटी, सपोज हमारे पास एक राइस की चावल है, राइस, तो वो छोटे दाने हैं उसमें, मगर खुशबू बहुत अच्छी है। एक और वैरायटी है राइस की, तो उसमें चावल का दाना बड़ा है लेकिन खुशबू बिल्कुल नहीं है। तो हमने क्या किया?
हमने रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के थ्रू अपनी क्लोन बनाई नई, और नई क्लोन में इन दोनों करेक्टर्स को, यानी खुशबू हो अच्छी और दाना हो बड़ा, एक करेक्टर वहां से एक करेक्टर यहाँ से लिया और उसको मिक्सअप कर दिया, तो अपने क्रॉप्स को क्वालिटी को अपने इंक्रीज कर दिया। ठीक है, ये काम भी हमारा एडवांटेज है। डिसएडवांटेज की बात होती है तो डेफिनेटली एक क्वेश्चन अभी किसी बच्चे ने पूछा था, कहा था, बल्कि उसने सवाल तो नहीं था शायद उसका, उसने कहा था ये क्लोनिंग तो नहीं होनी चाहिए, फिर ये तो अच्छी चीज नहीं है। तो ये देख लीजिए डिसएडवांटेज, क्लोनिंग कैन डेवलप क्रिमिनल पर्सन्स। क्रिमिनल पर्सन जो अंडरवर्ल्ड के लोग हैं, जिनके पास पैसा बेतहाशा है, वो क्या करेंगे जी, वो अपनी क्लोनिंग करवा लेंगे, अपने ही जैसे कई क्लोन करके बना लेंगे लोग। अब आप उनको पकड़ ही नहीं सकते, क्योंकि एक्चुअल जो रियल बंदा है, रियल क्रिमिनल है, वो तो कहीं छुपा बैठा है, और उसकी जगह पर जो आपने, यानी पुलिस ने जो पकड़ा है क्रिमिनल, जो उसकी कॉपी है, वो तो उसको आप पनिश कर दें, उसको आप हैंग कर दें, कोई फायदा नहीं होगा आपको। तो कहा ही जाता है कि क्लोनिंग में भी पॉसिबल, कि आज के दौर में भी जो क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं जिनके पास, यानी जो बड़े बड़े हमारे क्रिमिनल्स हैं, वो पॉसिबल है ऐसा कर रहा है। ठीक है, डेफिनेटली जी है। आपने अगर आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर की एक मूवी देखी हो बहुत पुरानी, तो उसमें ऐसा ही था कि उसी की कॉपी बनाई जाती है। ये याद रखिएगा कि साइंस में आज अगर आप कोई बात सोचते हैं, तो कल साइंटिस्ट उस सोच को आपकी लेकर और एक्सपेरिमेंट करते हैं, और फिर आप, यानी साइंटिस्ट, उस पर सक्सेस हासिल करके उस बात को पूरा कर देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप आज सोचते हैं कि जनाब, आपके पास, अगर आपने स्टार ट्रैक, एक मूवी आती थी, अब भी आती है शायद, उसकी जो करंट कुछ एपिसोड्स बनाई गई, तो उसमें हम एक मशीन में बैठते हैं, और वो लेज़र टाइप की मशीन से कुछ लाइट्स निकलती हैं, और पूरा इंसान जो है वो एक जगह से निकलकर किसी प्लेनेट में चला जाता, किसी दूसरी शिप में चला जाता। तो साइंटिस्ट जो है वो भी ये सोच रहे हैं आज कि यार ये तो मूवी में तो नजर आ रहा है, तो हम भी क्यों ना करके देखें। तो मे बी पॉसिबल आप लोगों में से कोई साइंटिस्ट बने, और इंशाल्लाह अगले 10-12 साल बाद वो ये काम कर ले। ठीक है ना, साइंटिस्ट आप लोग ही होते हैं ना। और साइंटिस्ट वही होता है जो ऑब्जर्वेशन कर रहा हो, जो सोच रहा हो कि यार ऐसा है तो फिर ऐसा क्यों नहीं हो सकता, और ऐसा क्यों हो रहा है तो फिर ऐसा क्यों नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो साइंस घूमती ही क्यों पर है, वाई पर है। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप में से भी ऐसा कुछ करने वाले लोग मौजूद होंगे आगे चलकर। The accurate position of new individual cannot be indicated properly, so is negative point in Islamic society. तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये हमारा एक एक्टिविटी क्लोनिंग की ठीक नहीं है, और हम इसे डिसएडवांटेज में ही डालते हैं, बात करते हैं। ठीक है जी, तो अगर नोट आपसे पूछा जाए तो आप ये मैकेनिज्म को स्किप कर सकते हैं, और एडवांटेज, डिसएडवांटेज और टाइप्स ये आप उसमें बता देंगे, शॉर्ट नोट अगर आपसे पूछा जाए। और अगर हमारे लॉन्ग क्वेश्चन जो मेन काइंड का वेलफेयर है, रोल ऑफ बायोलॉजी, तो उसमें फिर आपको ये सब बातें यहाँ तक बतानी होंगी, क्योंकि वो लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, और ये कुछ लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें डायग्राम यूजुअली नहीं होती। आप जब 5 ईयर देखेंगे तो आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में एक दो क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें डायग्राम है, और एक दो क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें डायग्राम नहीं है। जैसे जोलॉजी में है, जोलॉजी में आपके पास फाइलम के कैरेक्टर्स और फाइलम के आपके क्लासेस के कैरेक्टर्स पूछा है, तो वहाँ डायग्राम आपको नहीं बनानी। इसी तरह प्लांट्स में भी है, फैमिली है, उसमें एक सिंपल सी डायग्राम होती है। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। आगे हमारे पास
छोटा सा टॉपिक है कहने को, लेकिन इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आप लोगों के लिए भी, और नेक्स्ट जनरेशन जो भी अपने आप को डेवलप कर रही है उनके लिए भी। उसकी बेसिक वजह यह है कि आप लोगों ने ही अब इस इन्वायरमेंट को संभालना है, ठीक है ना। हम जैसे लोग तो अब इस इन्वायरमेंट को बहुत अच्छा नहीं कर सकते। तो ये है हमारा टॉपिक जी, पेज नंबर 11 पर ही है, आप देख सकते हैं, प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट। अ हेल्दी इन्वायरमेंट इज नेसेसरी फॉर ह्यूमन बीइंग। एक हेल्दी इन्वायरमेंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। दिस इन्वायरमेंट शुड बी वेल प्रोटेक्टेड एंड properly conserved. The environment is destroyed by different ways. आपने एक प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट जो कंजर्व, प्रोटेक्टेड का मतलब हमारे पास ये है कि इन्वायरमेंट की असली हालत, नेचुरल जो उसका एक तरीका है, कितनी परसेंटेज गैस की, कितनी क्वांटिटी ऑफ वाटर है, कितनी प्रॉपर लाइट आनी चाहिए, कितनी प्रॉपर एयर विंड होनी चाहिए, कितनी प्रॉपर सॉइल की केमिकल नेचर होनी चाहिए, ये उसका एक प्रोटेक्टेड एरिया है। और अब इस प्रोटेक्शन को आपने कंजर्व किस तरह किया कि आपने इस गैसेस की क्वांटिटी को बढ़ाया या कंट्रोल किया, पानी को आपने ख़राब किया या सॉइल को आपने ख़राब किया, तो ये कंजर्व करने का करा। अब इससे कंजर्वेशन में आज के दौर में हम बहुत काम कर रहे हैं बायोलॉजिस्ट, और कोशिश उनकी यही है कि जी हमारा इन्वायरमेंट, जैसे अभी आपको रिसेंटली एग्जांपल, अगर आपने न्यूज़ सुनते हैं या पढ़ते हैं देखते हैं तो आपने देखा होगा कि जी फरवरी में आपके पास जो लॉकडाउन हुआ, तो उसके बाद मार्च में और अप्रैल में आपके कराची का जो पोल्यूशन इंडेक्स है वो बड़ी तेजी से नीचे आ गया, और बहुत क्लियर डिफरेंस मिला आपको कि यार अगर गाड़ियां और फैक्ट्रियां बंद हो जाती हैं तो कितना पॉल्यूशन गायब हो जाता, ठीक है ना। तो ये एक रीज़न है मेन कि हम अगर कंजर्व करना चाहते हैं तो फिर कंजर्वेशन के लिए आपको ऐसे मेथड यूज़ करने पड़ेंगे जिससे आप कंट्रोल कर सकें अपनी तमाम गलतियों को। अब ये इन्वायरमेंट कैसे डिस्ट्रॉय हुआ या ख़राब हुआ, एक पॉल्यूशन, when natural environment is changed by the addition of harmful substance। अगर आपका नेचुरल इन्वायरमेंट, उसमें आपने एडिशन कर दी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, ये सब आपने डालें, कैसे डालें, कोई गाड़ी, फैक्ट्री, एसी, रेफ्रिजरेटर और बहुत सारी चीज़ें, उनसे आपकी इन गैसेस का बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया लेवल। तो अब हमारी एयर क्या कहलाएगी जी, पॉल्यूशन हो गया। पॉल्यूशन ना सिर्फ एयर में होता है बल्कि और कई जगह पर आपको पॉल्यूशन मिलेगा। पॉल्यूशन इज ऑफ डिफरेंट काइंड, लाइक एयर, नॉइज एंड लैंड। तो हवा में भी पॉल्यूशन हुआ, ठीक है। नॉइज अगर आपकी बहुत तेज, आप देखते हैं गाड़ी के हॉर्न बज रहे हैं, फैक्ट्रीज की मशीन चल रही हैं, तो उससे आपको क्या होता है, वो भी पॉल्यूशन। इसी तरह से आपकी जो ज़मीन है, लैंड है, उसमें भी डिफरेंट पॉल्यूशन आपको नज़र आते हैं। ज़मीन की जो केमिकल है वो आपने चेंज कर दी, ठीक है। सेकेंडली हम देखते हैं इसमें तो डिफॉरेस्टेशन। तो फॉरेस्ट को काट कर, प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेश एयर। प्लांट हमारे लिए फ्रेश एयर का रिस्पॉन्सिबल है, रेंस का भी है, एंड फर्मली फिक्सेशन इन द सॉइल। और ये भी याद रखिए कि हमारे जो फ्लड्स आते हैं बहुत बारिश तेज होने की वजह से, तो अगर प्लांटेशन हो तो वो फ्लड्स को कवर किया जाता है, रोका जा सकता। लेकिन
ऐसा हमें अब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। इसकी बेसिक वजह क्या है कि हमने फॉरेस्ट को काटना शुरू कर दिया। Cutting of forests causes landsliding due to heavy rain as well as change in the climate. Deforestation damage our environment. तो ये कटिंग जो हमने की है दरख्तों की, इसने लैंडस्लाइडिंग, पहाड़ या जो चट्टानें होती हैं उनके किनारे पर अगर आपने दरख्तों को काट दिया है तो वो जब तेज बारिश की वजह से पानी स्पीड अप होता है, पहाड़ों से नीचे आता है, तो वो पहाड़ों के एरिया, बड़े बड़े एरिया को कट कर देता है और वहाँ से एक पहाड़ का बड़ा हिस्सा नीचे गिर जाता है, रोड या और नीचे। उसे हम कहते हैं लैंड स्लाइडिंग। लैंड जो है वो पीस कट के नीचे गिर, तो ये भी बढ़ गया हमारे लिए। ठीक है जी। थर्ड वन हम देखते हैं जी, इंडस्ट्रियलाइजेशन। मैनी इंडस्ट्रीज सच एज केमिकल, लेदर इंडस्ट्री एंड फार्मा इंडस्ट्रीज रिलीज मैनी हार्मफुल सब्सटेंस which are added in the environment, in air, water and land. ये केमिकल इंडस्ट्रीज हैं हमारी, लेदर की इंडस्ट्रीज हैं, फार्मा की इंडस्ट्रीज हैं और बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं। वो सब की सब एक्चुअली इन्वायरमेंट की एयर में, पानी में और लैंड में हमारे केमिकल्स को ऐड कर रहे हैं। ये भी बड़ी खराबी का बायस। ठीक है जी। अब हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो हमारे तीनों फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हम इन्वायरमेंट को ख़राब करें, तो अब इसको कंजर्व कैसे करें। डिफरेंट वेज फॉर कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट। पॉल्यूटेड मटेरियल शुड नॉट बी एडेड इन इन्वायरमेंट बिफोर इट इज रिसाइकल। ये एक बड़ा सिंपल सा मेथड है। यानी हमने एक फैक्ट्री को चलाना है, हमने प्रोडक्शन बनानी है, लाजमी है, ह्यूमन की आज की ज़रूरत हो गई है। अब हम क्या कर सकते हैं जी, हमने उस फैक्ट्री का जितना भी वेस्ट है, उस वेस्ट मटेरियल को जो आगे चलकर पॉल्यूशन एयर में शामिल होगा या पानी में होगा या लैंड में होगा, उसे हम रिसाइकिल कर लें। और नॉर्मली हमारी तमाम इंडस्ट्रीज के जितने भी इस तरह के मटेरियल्स हैं, उन तमाम का रिसाइकलिंग प्रोसेस के लिए फैक्ट्री के अंदर ही एक पूरा और प्लांट बनाया जाता, लेकिन फॉलो कोई नहीं करता। शो ऑफ कर देते हैं मे बी, या उसको सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन में दिखा देते हैं, लेकिन जो एक्चुअल होता है वो रिसाइकलिंग नहीं होती। वो कहते हैं जी इसमें पैसा ज़ाया करना, हमने क्या करना। तो वही हमारा नुकसान है। अगर हम रिसाइकलिंग कर लेंगे तो इन्वायरमेंट को, जो अगर इन्वायरमेंट 100 साल में ख़राब होना है, तो अगर रिसाइकलिंग की जा रही तो मे बी कि वो 1000 साल में हो। जैसे आजकल आप देख रहे होंगे, अगर आपने नोट किया हो कि जी हमारे जितने भी समंदर हैं, सीज हैं, उनमें प्लास्टिक और प्लास्टिक मटेरियल बेतहाशा हो गया। तो अब कोशिश ये की जा रही है कि हम प्लास्टिक मटेरियल की जगह पे कुछ ऐसे मटेरियल्स को लेकर आए जो ऑटोमेटिकली या तो रिसाइकिल हो जाए या ऑटोमेटिकली वो डिस्ट्रॉय हो जाए। लेकिन प्लास्टिक की बॉटल आपने देखी है, प्लास्टिक की शॉपर देखें जी, वो बहुत अरसे तक ख़त्म नहीं होते और वो फिर समंदर में जाकर एनिमल्स और इन्वायरमेंट का लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। दूसरा हमारे पास ये मेथड है कि जी कटिंग ऑफ फॉरेस्ट शुड बी अवॉइडेड। हमें किसी भी तरह से हम अपने इन तरह जो भी हम दरख्तों को काट रहे हैं, अगर हम काट रहे हैं अपनी ज़रूरत के लिए, लकड़ी के लिए या किसी और काम के लिए, तो फिर हम उतनी ही तादाद में लगा भी दें। ऐसा ना हो कि वो हम फॉरेस्ट को काट काट कर ख़त्म करते जा रहे हैं, लेकिन बाद में पता चला कि फॉरेस्ट तो ख़त्म हो गए। तो तरीका ये होना चाहिए, जितना फॉरेस्ट को कट ऑफ किया है उतने ही फॉरेस्ट को आपने दोबारा से लगा भी दिया, तो फिर ये बेहतर होगा। और कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर आपने 10 दरख्तों को काटा अपनी ज़रूरत के लिए, तो आप 10 की जगह पे 20 लगा दें, ताकि हमारा जो एवरेज है वो 10 का भी ठीक रहे, बल्कि और बढ़ जाए, बेहतर हो जाए। ठीक है। देयर शुड बी अ प्रॉपर प्लानिंग टू deposit the excretory harmful substance of industries at a suitable, which should be away from city. अब कुछ ऐसी हार्मफुल सब्सटेंस है जिनको हम रिसाइकिल भी नहीं कर सकते,
तो उनके लिए ऐसा डमिंग एरिया बनाया जाए कि जहाँ पर हमारा अपने शहर वहाँ ना हो, और वो डमिंग एरिया और फिर उसके साथ साथ जो पूरा डम किया है वो भी सिक्योर रहे हमेशा के लिए। ठीक है जी, तो ये भी ज़रूरी है। ठीक है, तो ये मेथड आपके हमारे इन्वायरमेंट को कंजर्वेशन करने में मदद देंगे। आपके पास ही पेज नंबर 12 बुक आपके पास है, पेज नंबर 12 को आप निकालिए और उसमें एक लास्ट टॉपिक होगा 1.5। मैं देखता हूँ मेरे पास में भी नहीं है, ठीक है ना, लेकिन मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ और उसमें से हम इम्पोर्टेंट बात आपको बता देते हैं। ये है हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, आईडीएम शॉर्ट में भी हम कहते हैं, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। और कॉन्सेप्ट है बायोलॉजिकल कंट्रोल, इसमें आपको एग्जांपल दी हुई है कि जी हम एक्चुअली करते क्या है आजकल के ज़माने में, कि हम इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इंसेक्टिसाइड वो होते हैं जो इंसेक्ट को मारते हैं, किल करते हैं। पेस्टिसाइड वो मेडिसिन केमिकल्स होते हैं जो पेस्ट यानी कि जो क्रॉप के ऊपर खास स्पेशल इंसेक्ट ग्रो करते हैं उनको मारते हैं। अब इनका हम बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल देकर मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि आप अपने घर में छोटा सा केमिकल है, सोप या डिटर्जेंट। डिटर्जेंट अगर एवरेज अगर बात की जाए तो एक घर में ऑलमोस्ट 1 kg यूज हो जाता है कपड़े वॉश करने में और दूसरे चीज़ें वॉश करना। आपने कभी सोचा कि ये वॉश किया हुआ पानी कहाँ गया? आपने कहा जी सेवरेज में चला गया। सेवरेज से वो पानी कहाँ गया? वो हमारी नदी नालों में चला गया। नदी नालों से उसे हमने ट्रीट करना था और ट्रीट करने के बाद उसे रिवर साइट पर या फिर डेल्टा साइट पर उस पानी को छोड़ना था। लेकिन हम आपको मालूम है कि पाकिस्तान जैसे कंट्रीज और भी बहुत से दुनिया में, वो तो इस तरह की ट्रीट नहीं कर सकते। उसको ट्रीट करने का मतलब है कि उसमें से तमाम केमिकल्स, ऑलमोस्ट सारे हार्मफुल केमिकल्स को निकाल दिया जाए और पानी को शफाफ तो नहीं कह सकते हम उसको, लेकिन साफ कह सकते हैं। साफ करके उसे दरिया में या इंटरलिंक रख दिया जाए डेल्टा के अंदर, तो वहाँ वापस चला जाए पानी और फिर वो बारिश होगी फिर आपके पास आ जाएगा, या हम प्लांट में डाल देंगे पानी को और प्लांट से वो फिर शहर को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, फिर उसको मजीद ट्रीट करना पड़ेगा आपको। लेकिन ऐसा मेथड हम लोग यूज़ नहीं करते, लाइक जो अनडेवलप्ड कंट्रीज हैं। तो उसमें होता ये है कि जी कि जितना भी आपने ये सोप या डिटर्जेंट यूज़ किया है, ये अल्टीमेटली कहाँ चला जाता है? समंदरों में चला जाता है। और आप अगर अंदाज़ा लगाएं कि जी हमारे पास हमारे अपने शहर में ही कितने घर हैं और हर घर में अगर 1 किलो सर्फ या कोई डिटर्जेंट यूज़ हो रहा है तो ये महीने में कितने टन बन जाता है, और साल में तो फिर ये मिलियन, और अगर 10 साल की बात करें तो फिर और भी। और ये जाकर सारा समंदर में सिर्फ कराची का ही डम हो रहा हो तो बाकी दुनिया का और डम हो रहा हो तो कैलकुलेशन आपकी शायद बहुत दूर तक चली जाए, है ना। जी बिल्कुल, हम यही बात कर रहे हैं कि समंदर गंदा नहीं हो जाता। समंदर अब गंदा होना शुरू हो गया ना, क्योंकि हमने इस तरह की जो चीज़ें यूज़ करनी शुरू की हैं वो ऑलमोस्ट 150 साल हो गए हैं, 200 ईयर्स ऑलमोस्ट लगा लें आप ज़्यादा। तो अब इनकी क्वांटिटी समंदरों में बढ़ गई है, इसीलिए समंदर का जो इन्वायरमेंट है वो डैमेज हो रहा है और वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है। आपको हमें नहीं पता, लेकिन साइंटिस्ट उसको
देख रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। ठीक है जी। उसकी जगह पर हमने क्या किया, आज हम ये करते हैं कि हम नेचुरल बायोलॉजिकल कंट्रोल की तरफ तवज्जो दे रहे हैं। नेचुरल बायोलॉजिकल कंट्रोल में आपसे क्या करना है, आपने ये करना है कि जी हम बजाय कि पेस्टिसाइड यूज करें, हम कुछ बर्ड्स को, जो उन पेस्ट को खाने वाली चिड़िया हैं या बर्ड्स हैं, उनको हम अपने उस खेत के पास ग्रो करवाएं। तो हमें कोई इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो बर्ड्स भी ग्रो करेंगी और इन्वायरमेंट भी साफ रहेगा। इसी तरह अगर आप किसी पॉन्ड में जहाँ लार्वी हैं हमारे पास, तो उसमें आपने फिशेस को डाल दिया, तो फिशेस ने उन लार्वा को खा लेना है एज अ फूड, और आपको वहाँ किसी किस्म की कोई इंसेक्टिसाइड डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो डबल फायदा हो जाएगा, इन्वायरमेंट भी साफ हो गया और पैसे भी बच गए इंसेक्टिसाइड के। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप बायोलॉजिकल कंट्रोल करें तो वो केमिकल कंट्रोल से बहुत अच्छा बेनिफिट है उसका। ठीक है जी। इसी तरह इंटीग्रेटेड जो हमारे डिजीज मैनेजमेंट है, प्लांट्स में खास तौर पर बात करते हैं, तो पौधों में हमने आपसे जिक्र किया था पहले रोटेशन की, एग्रीकल्चर में आपसे बात की थी। तो वो हमने वहाँ आपसे कहा था कि जी रोटेट करने का असल मकसद ये होता है कि प्लांट की एक फील्ड, जब आप क्रॉप की यूज करते हैं, मैंने आपसे कहा था शुगर केन आप उगाते जाएं मुसलसल 2-4 साल तक, तो कुछ अरसे बाद उस फील्ड में शुगर केन जो है वो अच्छी प्रोडक्शन नहीं देगा। उसकी बेसिक वजह यही है कि वहाँ पर जो पेस्ट हैं शुगर केन के, वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर जाएंगे और उसकी ज़मीन जो है वो बहुत ज़्यादा केमिकल्स जो यूज्ड के हैं हमारी शुगर केन को, वो नहीं मिल पाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे ज़मीन से, फिर आपको आर्टिफिशियल खाद डालनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो उससे हमें बचत हो सकती है। फिर इसी तरह से आपने देखा जी क्रॉप में हम जब रोटेशन करते हैं तो उससे हमें बेनिफिट्स मिलते हैं। इसके साथ साथ आप अगर क्रॉप में आप लास्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन को देख सकते हैं, उसमें आपके पास लिखा हुआ है कि हमारे पास जो हमारी ल्यूगमस फैमिली है, ल्यूगमस फैमिली होती है फली वाले पौधे, फलीदार, जैसे पी प्लांट है, सेम की फली है। तो फली वाले जो पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनको ल्यूगमस प्लांट कहा जाता है। और ल्यूगमस फैमिली है पूरी, बाकायदा पूरी 9 चैप्टर में पढ़ेंगे अपने। उसकी जो रूट्स होती हैं उनमें नोड्यूल्स, उभार बने होते हैं। उन नोड्यूल्स में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया मौजूद है, वो उनके लिए इम्पोर्टेंट है। और जितनी अच्छी वो प्रोडक्शन बनानी है, उतना ही ज़्यादा बेहतर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होने चाहिए। लेकिन अगर आप सॉरी लेकिन अगर आप इन्वायरमेंट को ख़राब कर रहे हैं, इंसेक्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं, तो वो उन बैक्टीरिया के लिए भी हार्मफुल हो जाएगा। ठीक है जी। तो इससे हमें बेनिफिट्स की जगह पर हमारे लिए ड्रॉबैक्स शुरू हो जाएंगे। तो हमें इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट में इन तमाम चीज़ों को देखना होता है। इंटीग्रेटेड हम करना चाहते हैं कम से कम, यानी डिजीज ख़त्म नहीं कर सकते आप, मगर उस डिजीज का फैक्ट, उस डिजीज की अपेयरेंस मिनिमाइज कर देते हैं। ये हमारा आईडीएम कहलाता है, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। ठीक है। इसी तरह हम इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए भी एक मैनेजमेंट करते हैं इंटीग्रेटेड। तो ये अलग अलग मैनेजमेंट आती है। हम कंट्रोल कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते। यानी अगर आप मॉस्किटो की बात करें जी, मॉस्किटो को हम कराची से ख़त्म कर दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, कंट्रोल आप कर सकते हैं, यानी उनको मिनिमाइज कर सकते हैं, कम से कम कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये हमारे चैप्टर का एंड है आज। और आज ही हमने कल हम
सेकंड चैप्टर की तरफ जाएंगे और अगले 10 मिनट या तकरीबन 10 से थोड़ा ज़्यादा ही मिनट है हमारे पास, उसमें हम आपसे ले लेते हैं आपके जो क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ चले जाते हैं। और क्वेश्चन हमारे पास बहुत से हैं और कुछ और भी आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, तो क्वेश्चन टाइमिंग आपके पास है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, जनाब किसी ने पूछा हमसे, सर असाइनमेंट हार्ड कॉपी में या सॉफ्ट कॉपी में सबमिट करना है? तो बेटा सबमिट अभी नहीं करना है, अभी आप अपनी हार्ड कॉपी यानी रजिस्टर में, जो भी बायो का रजिस्टर आपने बनाया है उसमें आप इसको नोट करते जाएंगे। मैं आपको क्वेश्चन सेंड करूंगा, आज अपलोड हो जाएगा हमारे पास इंशाल्लाह, या आज ना हो तो कल हो जाएगा। आज अपलोड हो जाएगा होमवर्क या कल हो जाएगा, आज ही हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप उसको अपने पास रख लें, फिर कल या परसों में उसका काम कर लीजिएगा, नोट करके अपने पास आंसर्स उसको असाइनमेंट अपना कंप्लीट कर लें। हाँ ये होगा कि हम हार्ड कॉपी आपसे पॉसिबल है कि हम, मैंने आपसे स्टार्ट में कहा था कि ऑल्टरनेट हम कुछ बच्चों को बुलाएं और फिर कॉपीज मंगाकर फिजिकली चेक करें। ठीक है जी, तो दूसरा क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन है जी, तो हमें सबमिट तो करना तो नहीं होगा ना सर, फिजिकल क्लासेस में ही आप चेक करेंगे? ठीक है जी, तो मे भी पॉसिबल है फिजिकल क्लासेस में चेक करें, और बीच में अगर हमें सबमिट करवाना है तो हमने आपसे पहले कहा कि ऑल्टरनेट, तमाम बच्चों को पूरी क्लास को तो एक साथ नहीं बुलाएंगे, ऑल्टरनेट बुलाएंगे। ठीक है ना, और बच्चों को नहीं बुलाएंगे, सिर्फ हमने आपके पेरेंट्स में से कोई भी किसी वक्त भी आकर सबमिट करा देगा तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, सिर्फ हम चेक करके फिर आपको रिटर्न कर देंगे। तो ये हमारा बात का काम है, अभी तो हम इनिशियल स्टेज पर हैं, इंशाल्लाह एक आध महीने में पॉसिबल है कि ये सब फिजिकली हम अपेयर हो जाएं एक दूसरे के सामने, तो फिर ज़्यादा बेस्ट और हार्ड वर्क कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सर बॉटनी एंड जोलॉजिस्ट का अलग अलग रजिस्टर बनेगा? नहीं बेटा ऐसी जरूरत तो नहीं, आप बायोलॉजी का बनाए चैप्टर वाइज ना, तो चैप्टर पर मैंने आपको बता दिया, और फिर मैं चैप्टर स्टार्ट करते हुए भी आपको दोबारा से एक रिमाइंडर कर दूंगा भाई ये चैप्टर कौन से बॉटनी में है, जोलॉजी में है, या हमने आपको कुछ चैप्टर बताए थे कि उनमें आधा पोर्शन जोलॉजी का आधा बॉटनी का है, तो वहाँ हम आपको रिमाइंड कर देंगे, तो वहाँ आप ऊपर ही नोट कर लें कि जी ये जोलॉजी बॉटनी क्या है। चैप्टर वाइज आप करते रहें काम, यूजुअली मैं ऐसा ही करता हूँ कि मैं चैप्टर वाइज ही काम कर रहा होता हूँ। ठीक है ना, चैप्टर 1 से हमने स्टार्ट लिया है तो हम ग्रेजुअली चैप्टर्स को ही लेकर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सर असाइनमेंट की लास्ट डेट कौन सी है? कोई लास्ट डेट नहीं है, बस आप 2 दिन में काम अपना खत्म करके रखिए, जब हमारा मूड होगा हम आपसे सबमिट करवा लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सर ये क्लोनिंग तो गलत है करना? बिल्कुल ठीक, हमने डिसएडवांटेज में आपको एक्सप्लेन किया, उसी वक्त शायद हमारे स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन पूछा था, तो हमने उस वक्त भी आपको एक्सप्लेन किया कि जो क्रिमिनल्स हैं वो माशाल्लाह इससे बहुत अच्छा फ़ायदा उठाएंगे और अपनी कॉपी बनाकर वो पुलिस के हवाले कर देंगे, उसको बेचारे को सज़ा मिल जाएगी उसके क्लोन की, और आप आराम से ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सर ये इंटरफिरॉन और एंटी थ्रोम्बिन क्या है? ठीक है जी, ये इंटरफिरॉन आपके पास हम लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे जब, तो आपको वहां पर हमारा पूरा एक डिफेंसिव मैकेनिज्म है, और उस डिफेंसिव मैकेनिज्म में डिफरेंट मेथड्स होंगे, उनमें हमारा एक डिफेंसिव मैकेनिज्म है जो केमिकली हमारे पास हमें क्या करता है, हमें डिफेंस करता है, तो वहाँ पर कुछ केमिकल्स भी हैं, तो ये उन्हीं में शामिल है। एंटी थ्रोम्बिन, हमारे जो थ्रोम्बिन है ये लीवर में केमिकल बनते हैं। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट केमिकल्स हैं जो हमारी बॉडी मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू इस्तेमाल कर रही होती है, और इनके बाय प्रोडक्ट्स को यूज किया जा रहा होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सर इफ एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड लॉन्ग में आता है तो उसमें हम कौन कौन सी हेडिंग लगाएंगे? बिल्कुल ठीक जी, उसमें बेटा आपने
एग्रीकल्चर, मेडिसिन, यानी पहले हमने मेडिसिन लिखी, मेडिसिन में हमने एंटीबायोटिक्स, वैक्सीनेशन, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, ये हो गई। फिर एग्रीकल्चर में आप गए तो एग्रीकल्चर में आपने हेडिंग लगाई मेन, और उसमें आपने कहा कि जी रोटेट करना क्रॉप का, और हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, सॉरी हाइपोटोनिक ना, हाइड्रोपोनिक्स, वो सेकेंड ईयर में एक टॉपिक है, हाइपो और हाइपर। ठीक है। और उसके बाद फिर आपके पास जो लास्ट हमने हेडिंग की थी क्लॉनिंग की, वो उसमें डाल दी। तो ये 3 हेडिंग्स आपको वहां देनी होगी। अच्छा जी, उसके बाद हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो मूवी का सीन हो गया सर, बिल्कुल मूवी का सीन है। मैंने आपसे कहा था आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर की एक मूवी है, उसमें यही था, और अगर देखी होगी बहुत पहले की है तो आपको जरूर मिलेगा उसमें। एक बच्चे का ये कुछ शायद उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की है, कोई निशान है, कोई सिंबलाइज्ड किया है, लेकिन यहाँ अपेयर नहीं हो रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू तो समंदर का पानी गंदा नहीं हो जाता। बिल्कुल, अभी हमने आपसे बिल्कुल लास्ट में जिक्र किया कि जी समंदर का पानी अब गंदा हो रहा है, क्योंकि इस हजारों सालों से हमारा केमिकल वहां जा रहा है और अब बहुत बढ़ गया है, तो अब ये खराब होता जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद है जी सर, चैप्टर नंबर 1 का असाइनमेंट कब देंगे? आज इंशाल्लाह आपको हो जाएगा लोड, आप वहां से उठा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर इस चैप्टर में क्या क्या लर्न करना है? लर्न सब कुछ करना है जी, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो आपको छोड़नी हो, ये याद रखिएगा। अगर आपने अच्छे नंबर लाने हैं तो पूरी बुक आपको लर्न करनी है, बायो भी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स, जो भी है सब कुछ आपकी। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर ए सेक्सुअल का मतलब बता दें। ए सेक्सुअल मीन्स होता है जी जिसमें पेरेंट्स दो नहीं, सिंगल पेरेंट्स हो, एक ही पेरेंट्स रिप्रोडक्शन कर रहा हो, तो उसे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर सौर लिखा है कि सर लिखा है? सर जी, सर लिखा होगा। इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट कुछ नहीं जी, पूरे चैप्टर इंपॉर्टेंट है, पहली बात आपसे हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सर होमवर्क कहाँ अपलोड करेंगे? होमवर्क होमवर्क कहाँ अपलोड होगा? आपके पोर्टल पर ही बेटा होमवर्क अपलोड होगा, उसमें होमवर्क का आइकन बना हुआ है ना, होमवर्क सेक्शन जो है आपका, उसमें आप देखिएगा तो आपको उसमें बायो का होमवर्क मिल जाएगा। फिर एक बच्चे ने सर की आवाज लगाई है, लेकिन आगे लिखा कुछ नहीं है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके आगे सर चैप्टर 1 बॉटनी ये है या जोलॉजी, तो शायद आप फर्स्ट हमारे उसमें नहीं थे। बहरहाल कोई बात नहीं, पूछ सकते हैं दोबारा अगेन सवाल। तो ये बेटा जोलॉजी में है, चैप्टर 1, 2, 3, ये तीनों चैप्टर जोलॉजी में। उसके बाद आया जी इमोजी है वो सर, ये जिस बच्चे ने वो आइकन बनाया था पीछे, वो इमोजी, इमोजी शिमोजी ना यहाँ पे बेटा डालो। सवाल जो करना है वो सिंपल सा क्वेश्चन करो, कोई और ना करें, ठीक है, बुरी बात है। नेक्स्ट में ऐसा ना कीजिए, कोई इमोजी शिमोजी इसमें नहीं डालिएगा। अगर आपको कोई सवाल करना है उसमें येस और नो है, आप बेशक लिख सकते हैं और सिंपल सा क्वेश्चन लिख सकते हैं, वेल एंड गुड। लेकिन इमोजी शिमोजी डालने पर आपको फिर कोई एक आधा इमोजी ना मिल जाए। ठीक है। नेक्स्ट है जी, सर कल का जो आपका लेक्चर था उसका एंड का मेरा मिस हो गया था, तो रिकॉर्डेड लेक्चर हाफ आया था, तो पूरा लेक्चर नहीं आएगा क्या? कल का जो रिकॉर्डेड है बेटा, वो कल का रिकॉर्डेड आपको भेज दिया गया होगा। कल का रिकॉर्डेड हाफ गया था, हाफ नहीं गया, पूरा चला गया था बेटा, आपको भेज दिया गया है, दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है जी। कल मिलते हैं इंशाल्लाह जी न्यू चैप्टर के साथ, और फर्स्ट चैप्टर में से कुछ बातें करेंगे और फिर सेकंड चैप्टर की तरफ चले जाएंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज।